इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ दूसरे भी तरीके हैं इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए। जैसे अगर इंडिया किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, किसी फॉरेन टेरिटरी को अगर इंडिया अपने कंट्री में इनकॉर्पोरेट करता है तो उसके जो सिटीजन्स होंगे ना वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन्स हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप्स ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड, इनके लिए भी सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस है फॉर दोज पीपल्स हु आर कवर्ड अंडर द असम अकॉर्ड्स। ओके, उसके बाद फिर स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप्स ऑफ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दिस प्रोविज़न इज़ बेसिकली एडेड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 कि जो 2000 जैसे सीए आया था ना तो कई प्रोटेस्ट भी हुए थे। ठीक है, हर जगह लगभग जेएनयू वगैरह के साइड में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसमें यही था कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान से, तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी है जिनका वहाँ पे परसिक्यूशन हो रहा है, तो इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं अगर वो इंडिया में बिफोर December 31, 2014 से पहले आए हैं। ठीक है, तो ये प्रोविज़न था। तो लोगों ने क्वेश्चन उठाया ना कि वाई ओनली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी, वाई नॉट मुस्लिम कम्युनिटी। तो रीजन क्या दिया गया ना कि मुस्लिम कम्युनिटी तो वहाँ पे मेजॉरिटी है और यही तो वो हैं जिनके द्वारा परसिक्यूशन हो रहा है अदर रिलीजियस कम्युनिटी जो है उनका, तो इनको इंक्लूड करने का कोई बहुत मतलब नहीं बनता। उसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि वाई नॉट द तमिल हु इज़ प्रेजेंट इन श्रीलंका, तो इस पे भी क्वेश्चन उठे थे। तो इसीलिए काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम। ओके, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बस इतना ही चीज़ है जो इसमें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था। ठीक है, और कुछ ऐसा कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद लॉस ऑफ सिटीजनशिप को लेके भी कुछ प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, जैसे बाई रिनंसिएशंस। ठीक है, तो कोई भी सिटीजन्स जो अपनी फुल एज एंड कैपेसिटी में है, ठीक है, तो वो चाहे तो सिटीजनशिप जो है इंडिया का वो रिनाउंस कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिनाउंस करने किसी भी टाइम वो रिनाउंस कर सकता है। सपोज दैट इंडिया इज एट द वॉर, ओके, तो और अगर वो रिनाउंस करने का अब इंडिया का जो सिटीजनशिप रिनाउंस करना चाहता है तो वो फिर टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो उसके जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं एक्सेप्ट करती है। ठीक, या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कुछ समय के लिए विथ हेल्ड कर सकती है। उसके बाद बाई टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इंडियन सिटीजन्स किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो बाई डिप्रिविएशन का है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी इंडियन सिटीजन का सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है। जैसे कुछ ग्राउंड है इसके लिए, अगर उसने सिटीजनशिप जो इंडिया की ली है वो बाय फ्रॉड ली है, अगर वो डिसलॉयल है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति, अगर वो अनलॉफुली ट्रेड या फिर कम्युनिकेट कर रहा है हमारे एनिमी से ड्यूरिंग वॉर। ठीक, उसके बाद जैसे उसने रजिस्टर किया एज ए सिटीजनशिप, ठीक है, या फिर वो नेचुरलाइज हुआ एज ए सिटीजन, और उसके 5 साल के अंदर अगर वो 2 साल या 2 से ज़्यादा का ईयर का अगर उसे इम्प्रिजनमेंट सुनाया जाता है ना, तो जो गवर्नमेंट है ना उसके सिटीजनशिप को डिप्राइव कर सकती है। ठीक है, फिर लास्ट जो है कि अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहता है भारत से बाहर, अगर कोई 7 साल कंटिन्यूसली भारत से बाहर रहता है तो उसकी सिटीजनशिप भी डिप्राइव की जा सकती है। अब देखते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का। तो 2000 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी। इस कमेटी का बेसिकली क्या काम था कि ये जो है इंडियन डायस्पोरा जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करे
और उनसे कुछ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है ना, उनको बनाए। उसके बाद इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट 2000 में सबमिट किया और इसने ये भी रिकमेंड किया कि सिटीजनशिप एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया जाए ताकि हम डुअल सिटीजनशिप भी दे सकें ऐसे लोगों को जो इंडियन ओरिजिन के हैं। और ये सभी कंट्री के लिए इसने नहीं रिकमेंड किया था, इसने कुछ स्पेसिफिक कंट्री के लिए रिकमेंड किया था। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है। तो इसमें प्रोविजन बनाया गया जिससे कोई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का स्टेटस ले सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली 16 कंट्रीज़ के लिए अप्लाई हुआ था कि ये 16 कंट्री के जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का स्टेटस ले सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या रखा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना, यहाँ के सिटीजन्स नहीं ले सकते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का स्टेटस। ठीक। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था ना, इसी के थ्रू जो प्रोविज़न था कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करने का, उसको भी डिलीट कर दिया गया था कि जैसे अगर कोई चाहे तो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी मेंबरशिप ले सकता है, तो उसे डिलीट कर दिया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आता है। तो वो क्या करता है कि जो स्कोप था ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, जैसे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के थे, तो अभी तक क्या प्रोविज़न था कि एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश 16 कंट्री बेसिकली जो वहाँ के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का स्टेटस ले सकते हैं। लेकिन ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 हुआ, इसने इसके स्कोप को एक्सपेंड कर दिया था। ठीक है, तो इसने लगभग सारी कंट्री ना, अभी तक 16 थी, तो अब सारी कंट्री में जो PIO है वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का स्टेटस ले सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे समझने की बात ये है ना कि जो OCI का स्टेटस है वो कोई डुअल सिटीजनशिप टाइप का नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद ही डुअल सिटीजनशिप को फॉरवर्ड करता है अंडर आर्टिकल 19। उसके बाद फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 है। ठीक। इसने क्या किया कि इसने जो OCI था, जो प्रिंसिपल एक्ट में OCI था, उसके कॉन्सेप्ट को हटा के एक नई स्कीम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम इंट्रोड्यूस किया। अभी तक क्या होता था कि एक ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते थे, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम के अंतर्गत कुछ लोग रजिस्टर होते थे। तो इन दोनों को आपस में मिला के केवल एक ही स्कीम बना दिया गया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। अब जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम थी ना, वो 2002 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और जो OCI कार्ड स्कीम थी वो दिसंबर 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जो ये जो PIO थे ना, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इनके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों स्कीम को मर्ज करके एक सिंगल स्कीम बना दिया। कौन सी स्कीम? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम 2005 के अमेंडमेंट में इसने ये चीज़ बना दिया था। ठीक। और इसने जो 9 जनवरी 2015 में ये भी कहा कि वो सारे लोग, ठीक, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर स्कीम के हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम के मेंबर हो जाएंगे विथ इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 9, 2015। अब जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 था ना, उसने जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का जो नॉमिनक्लेचर था, ठीक है, अभी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बोलते थे ना, तो इसने इसे चेंज करके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया।
इसी में कुछ कैसे रजिस्ट्रेशन होगा ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का, इन सब बारे में बताया गया। तो एक बार देखते हैं इसको कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, तो कोई भी आदमी जो अपनी फुल एज एंड कैपेसिटी में है और जो किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन है लेकिन वो इंडिया का सिटीजन था, ठीक है, एक समय पर, या फिर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर वो इंडिया का सिटीजन था, ठीक, तो ऐसा आदमी को जो वो एलिजिबल है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए। फिर कोई दूसरे कंट्री का जो सिटीजन्स है बट वो उसके पास उसके ऊपर की कंडीशन अप्लाई होती है कि कोई ऐसा आदमी जो इंडिया के सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल था ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक, बट करंटली वो किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन्स है, तो वो भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के स्कीम के अंदर खुद को रजिस्टर कर सकता है। तीसरा कंडीशन इसमें क्या है कि आफ्टर 15 अगस्त 1947, ठीक है, ऐसा सिटीजन्स जो 15 अगस्त 1947 के बाद किसी ऐसी टेरिटरी को बिलोंग करता था, ठीक, जो इस डेट के बाद इंडिया का पार्ट हो गया है बट वो अभी करंटली किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन है, ठीक है। मान लो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश से हमारा कुछ टेरिटरी एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सपोज दैट कोई पर्सन एक्स था, ठीक, तो टेरिटरी तो अभी हमारे कंट्री के अंदर इंक्लूड हुआ है बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी। एज एग्जांपल जैसे हमने इनक्लेव वगैरह चेंज किया था ना, तो उसी के हिसाब से मान लो कि ये टेरिटरी हमारे अंदर 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया में इंक्लूड हो गई है। और कोई ऐसा सिटीजन था जो इस टेरिटरी का पार्ट था बट उसने छोड़ के किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली थी, ठीक, तो वो भी एलिजिबल होगा कि वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फोर्थ प्रोविज़न की बात करें तो जो ये ऊपर हमने 3 कंडीशन पढ़ी ना कि कौन कौन रजिस्टर हो सकता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के अंदर, ठीक है, तो ऐसे सभी लोगों के चाइल्ड, ठीक है, बच्चे या फिर ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, वो भी एलिजिबल होंगे फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब ये जो पहला जो ये जो क्लास है ना, ये वाला बेसिकली ये जो पहला वाला है, ठीक है, तो ऐसे सभी लोगों की ना जो माइनर चाइल्ड हैं वो भी एलिजिबल होंगे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम के अंदर रजिस्टर होने के लिए। ओके, उसके बाद मान लो कोई आदमी है, ठीक है, जो अभी छोटा बच्चा है लेकिन उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन हैं या फिर कोई एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन है, तो वो भी OCI के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और सपोज दैट अब फोर्थ कंडीशन क्या है कि मान लो कोई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसकी वाइफ हो गई, ठीक है, तो अगर उसके मैरिज को हुए 2 साल हो गए हैं, रजिस्टर हुए उसके मैरिज को, तो वो भी एलिजिबल होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि पहले उसको अपनी मैरिज को अप्लाई करने से पहले 2 साल पहले रजिस्टर करवाना होगा।
ठीक है। तो ये कंडीशन भी है, ठीक, कि मान लो कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक, वो फॉरेन में है, ठीक, उसने कोई शादी की, तो क्या उसकी वाइफ ओसीआई के लिए एलिजिबल होगी? तो वो तभी एलिजिबल होगी, ठीक है, जब 2 साल पहले अप्लाई जो ये कर रहा है ओसीआई के लिए, ठीक है, उससे 2 साल पहले उसकी शादी रजिस्टर्ड हुई हो, ठीक, तो फिर वो भी एलिजिबल होगी। बस आप इसको इतना ध्यान रखिएगा। अब कुछ राइट है ना जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जिन राइट को स्पेसिफाई करेगी वो ऑफकोर्स वो इंजॉय करेंगे ही, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ जो ओसीआई है ना, वो कुछ राइट उन्हें नहीं मिलेगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम कर दिए जाते हैं कि कौन कौन से राइट ओसीआई को मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एक में अच्छे से क्लियर है ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरा एलिमिनेट कर देंगे। तो ये राइट जो यहाँ पे मेंशन किए गए ना, इसके लिए जो ओसीआई है वो एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे कि अगर वो चाहें कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें उनको जो इंडियन सिटीजन है उनके बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, तो ऐसा नहीं होगा उनके लिए, ठीक, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल नहीं है अंडर आर्टिकल 58। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल नहीं है अंडर आर्टिकल 66। जज सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के बनने के एलिजिबल भी नहीं है अंडर आर्टिकल 124 एंड 217। वो अगर वो चाहे कि वो रजिस्टर होना चाहते हो कि एज ए वोटर वो खुद को रजिस्टर कर लें इंडिया में, तो उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो हाउस ऑफ पीपल्स मतलब लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर होने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक। और अगर वो चाहें कि वो किसी पब्लिक सर्विस में ना अपॉइंट हो जाए, ठीक है, जिसका कनेक्शन यूनियन या फिर स्टेट के अफेयर्स को लेके है, तो वो नहीं हो सकते हैं। केवल उन्हीं सर्विसेज में हो सकते हैं जिनको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, ठीक। तो अगर वो चाहें कि भाई वो किसी पब्लिक सर्विसेज में आना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। केवल वो उन्हीं सर्विसेज में आ सकते हैं जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हो, ठीक। अब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर रिनाउंस कब हो सकता है? अगर कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से डिक्लेयर करे कि वो रिनाउंस करना चाहता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्टेटस को, ठीक है। तो अगर जब वो जो रिनाउंसिएशन ना, जो रिनाउंसिएशन का उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर होगा वैसे ही वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम से बाहर हो जाएंगे। अब अगर कोई आदमी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से बाहर हो जाता है, तो जो उसकी स्पाउस है ना और जो उसके सारे बच्चे हैं, जो माइनर बच्चे हैं, वो भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से वो भी बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई पहले ओसीआई रजिस्टर किया फिर उसकी वाइफ को भी ओसीआई मिल गया। बेसिकली अभी हमने देखा कि अगर वो 2 साल पहले रजिस्टर करते हो एप्लीकेशन ओसीआई देने से, एप्लीकेशन ओसीआई के लिए देने से पहले, तो वो स्पाउस भी हो जाते हैं ना ओसीआई के लिए एलिजिबल। बट अगर वो आदमी फिर बाद में अपना ओसीआई रिनाउंस कर दे, तो ऐसा नहीं कि उसकी वाइफ को मिलता रहेगा या उसके बच्चों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब किन कंडीशन में, ये तो हुआ रिनाउंसिएशन का प्रोसेस, अब किन कंडीशन में जो ओसीआई कार्ड होल्डर है ना उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? अगर उसने कोई फ्रॉड किया है या फाल्स तरीके से किसी डेटा को छुपा के, ठीक है, उसने ओसीआई का स्टेटस ले लिया है, या फिर वो
जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति डिसअफेक्शन है उसका, ठीक है, वो नहीं मानता है। अगर वो किसी वॉर के टाइम पे, ठीक, वो अनलॉफुली रूप से एनिमी के साथ कम्युनिकेट करता है या फिर ट्रेड करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर वो OCI में रजिस्टर होने के 5 साल के अंदर उसे 2 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट अगर मिल जाती है तो भी उसका कैंसिल हो सकता है OCI कार्ड। ओके, अगर वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविज़न को वायलेट करता है या फिर कोई ऐसे लॉ जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है अगर उसको भी वायलेट करता है, ठीक, तो उसके बाद भी वो OCI जो कार्ड होल्डर का जो स्टेटस है ना उसका ख़त्म हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ये वाला जो बेसिकली प्रोविज़न है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड हुआ था। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये थे। जो नेक्स्ट वाला प्रोविज़न है 6 वाला, वो ये कहता है कि अगर जैसे मान लो कि कोई कंट्री, मान लो हमारे इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस है, ठीक, वहाँ का कोई पर्सन है OCI के रूप में रजिस्टर है, ठीक, लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इसे OCI का स्टेटस रिमूव कर दीजिए, ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो इंडिया की फ्रेंडली रिलेशंस जो है ना उस कंट्री के साथ वो ख़राब होने के चांस है। या फिर किसी ऐसे कंडीशन में जिससे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है इंडिया की उस पर खतरा हो या इंडिया की सिक्योरिटी को लेके कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केसेस में भी OCI का स्टेटस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 7th प्रोविज़न क्या कहता है, ये कुछ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के मैरिज को लेकर डील करता है कि अगर उसकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू और या फिर डिसॉल्व नहीं होती है लेकिन ही और सी, ठीक है, अगर वो किसी दूसरे के साथ भी उसी समय मैरिज रिलेशनशिप में होता है, ठीक, तो भी ऐसे कंडीशन में उसका जो OCI का स्टेटस है ना वो जाने का चांस है, ठीक। अब इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पहले मान लो किसी स्पाउस को OCI का स्टेटस मिल गया लेकिन फिर बाद में उसकी जो मैरिज है ना उसको डिनाउंस कर दिया गया, तो उसका जो OCI का है स्टेटस है वो कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड केस में कि मान लो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो आदमी जो था ना जिसकी स्पाउस OCI स्टेटस मिल गया था, अगर उसी समय वो किसी दूसरी मैरिज में भी इंगेज हो जाता है, ठीक है, कोई दूसरी शादी भी कर लेता है, तो इसमें भी कैंसिल होने के चांस है। हालांकि OCI का जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको कैंसिल करने से पहले, ठीक है, जो ये जो सिटीजन्स है ना जो भी हमने देखा ऊपर, तो उसके लिए एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, कि वो अपने आप को चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक। तो ये प्रोविज़न भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ही ऐड हुआ था। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि NRI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI कार्ड होल्डर के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो हम इसको देखते हैं। तो पहला है कि किन लोगों को, ठीक है, ये जो NRI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन